हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है, आज का टॉपिक है हमारा मगध साम्राज्य। इससे पहले मगध के साम्राज्य, जो मगध के उत्कर्ष के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित जो उसके शासक थे उनसे इंपॉर्टेंट सभी तथ्यों को उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मगध साम्राज्य है, उससे रिलेटेड जो हमारे आगे हम देखेंगे। पहले हम इस चीज को देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि देखिए, आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक मगध साम्राज्य था जो बहुत ही ज्यादा उभर कर ऊपर आ रहा था, आगे आ रहा था। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि उस समय जो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, उस समय आपका भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जनपदों ने जब बड़ी इकाई धारण की थी, तो जनपद वो किस रूप में बदल गए थे, महाजनपद के रूप में बदल गए थे। और कितने जनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आपको अंगुत्तर निकाय से भी आपको पता चलता है कि 16 महाजनपदों में भारतवर्ष उस समय बटा था। ठीक है, तो जिसमें से एक साम्राज्य कौन सा था, मगध साम्राज्य था, जो बहुत ही ज्यादा एक उस पर महत्वपूर्ण शासक आए, महत्वपूर्ण वंश आए, जिससे मगध साम्राज्य को इतिहास में एक नया नाम, एक तरीके से एक पहचान मिली, वो उनके वंशों के समय में। ठीक है, इसलिए मगध साम्राज्य को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि प्रमुख वंशों के ऊपर। तो जो आपका मगध साम्राज्य था, उस पर कितने वंशों ने शासन किया था मुख्य रूप से। तो आप देखेंगे कि हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का समय आएगा तब जो मगध की जो स्थिति होगी वो बहुत ही ज्यादा विस्तार हो जाएगा उस वंश में। उस समय में उस साम्राज्य में बहुत ज्यादा विस्तार देखने को हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया था। उसके जो शासक थे, जिसमें आपने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, उदयन के बारे में पढ़ा था, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा था, उन सारी चीजों को हमने उसमें पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये दोनों साम्राज्य जो हुए थे, जो इनके शासक थे महत्वपूर्ण, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मौर्य वंश के लिए हम अलग एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। आज हम इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपका अगर एक भी परीक्षा में आपका क्वेश्चन आता है, तो गारंटी से आपका एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो इसका समय कितना था, तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक का समय आपके शिशुनाग वंश का संबंधित है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का समय आपने देख लिया, 412 से 344 ईसा पूर्व तक का समय। अब आगे देखते हैं हम नाग दशक। नाग दशक कौन था, तो आपका जानते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। तो नाग दशक को क्या करता है, नाग दशक को उसका अमात्य, उसका जो मंत्री होता है, वो शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो नाग दशक अंतिम शासक था, उसका जो अमात्य था, उसका जो मंत्री था, उसने क्या किया था, नाग दशक को अपदस्थ कर दिया था, उसे पद से हटा करके अपने आप खुद क्या बैठ जाता है, उस सिंहासन पर बैठ जाता है। और शिशुनाग ने क्या कर देता है, अपदस्थ करके मगध साम्राज्य पर एक नया वंश स्थापित कर देता है, जिस वंश को किस नाम से आगे जाना जाएगा, तो शिशुनाग वंश, यानी इसी के नाम पर इसके वंश को जाना जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। आगे हम चलेंगे, इसके क्या प्रमुख कार्य हैं, इसने क्या ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य किए थे जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे उनको हम बात करेंगे। तो अपनी राजधानी क्या करता है, ये अपनी राजधानी, शिशुनाग जब बैठता है गद्दी पे, तो अपनी राजधानी को क्या करता है, पाटलिपुत्र से हटा देता है और कहाँ ले जाता है, अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित कर देता है।
तो पहले जो आपकी राजधानी थी बिंबिसार के समय, जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह या ग्रीवग्रिव्स थी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, उदयन के समय आके पाटलिपुत्र हो जाती है। अब वही पाटलिपुत्र की जो होती है आपकी राजधानी किसकी, शिशुनाग वंश की। तो लेकिन जब शिशुनाग वंश होता है तो पाटलिपुत्र उसको हटा देता है और कहाँ सेट कर देता है ले जाके, तो वैशाली में अपनी राजधानी सेट कर देता है, वहां पे अपनी राजधानी हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे शिशुनाग का, इससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शिशुनाग वंश का आपका जो स्थापित यानी संस्थापक कौन है तो पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि इसने अपनी राजधानी कहां से कहां सेट की थी, पाटलिपुत्र से वैशाली में शिफ्ट कर दी थी। अगला हमारा पूछा जाए तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होता है। कौन कालाशोक, ये वही कालाशोक है जिसके समय में आपकी बौद्ध संगीति, आपके दूसरे नंबर की जो संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में ही हुई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक था। इसी के समय में जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी पूछी जाती है, याद रखेंगे, तो दूसरी बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। कालाशोक ने क्या किया था, कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहाँ ले गया था, पाटलिपुत्र, यानी कि अपनी पहले राजधानी कहाँ थी भाई, इसके जो इससे पहले कौन था, शिशुनाग था, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। अब जब कालाशोक आया उत्तराधिकारी बना है तो कालाशोक ने फिर से राजधानी कहाँ से ले गया, पाटलिपुत्र अपनी वापस स्थापित कर दी, अपनी राजधानी वैशाली से फिर से कहाँ सेट कर दी, पाटलिपुत्र में स्थापित कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। कौन था, नागदशक था। जबकि अगर आप बात करें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की, तो इसका अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो आंसर आप याद रखेंगे नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें इन वंशों के बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नंद वंश के बारे में बात करते हैं। तो नंद वंश का अगर हम समय की बात करें तो 321 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे महापद्म नंद वंश का संस्थापक कौन, अगर हम देखें तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। महापद्म नंद वंश ने नंद ने क्या किया था, तो नंद वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे नंद वंश की स्थापना करने वाला कौन था, महापद्म नंद। ठीक है, तो ये इसका संस्थापक था। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे इसी के वंश में यानी कि नंद वंश में ही एक शासक आएगा जिसका नाम क्या होगा, घनानंद होगा, धनानंद के नाम से जाना जाएगा, जो अत्यंत क्या होता है, बहुत ही विलासी होता है और अलग तरह का विलासी, आराम पूर्वक इस तरह का वो राजा था। वो अच्छा शासक नहीं साबित होता है और बहुत ही मगरूर क्रूर टाइप का क्या था, वो शासक था। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो घनानंद क्या था, घनानंद ईस्वी में आपके नंद वंश का एक शासक होता है जो कि सिकंदर का क्या होता है, समकालीन होता है। याद रखिएगा, सिकंदर का समकालीन पूछा जाता है। कौन सा शासक था आपके मगध साम्राज्य में, ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय का या समकालीन कौन था, सिकंदर था। तो पूछा जाता है, तो याद रखेंगे धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर के समय का शासक था। ठीक है, तो अब बात करेंगे उस समय नंद वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन बनेगा, घनानंद बनेगा। ठीक है, अंतिम शासक आपके नंद वंश का कौन हो जाएगा, तो घनानंद हो जाएगा। अच्छा, घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था और साथ ही साथ आप जानते होंगे, आपने चाणक्य की कहानी सुनी होगी, चाणक्य की नीतियों के बारे में जाना होगा। तो चाणक्य जो था वो इसी के समय में, धनानंद के समय में ही इनसे जाता है मिलने, इनसे बात करता है, क्योंकि सिकंदर क्या हो रहा होता है, भारत विजय पर निकल जाता है और ये चाणक्य जो होते हैं वो ये बात करने चाहते हैं कि हमें सबको क्या करना है, एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा धनानंद जो होता है बहुत ही ज्यादा विलासी होता है और बहुत ही ज्यादा मगरूर क्रूर टाइप का होता है, तो ये क्या करता है, ये इनकी बात को सुनता नहीं है, चाणक्य की बात को नहीं सुनता है और उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल देता है दरबार से। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, चाणक्य जो है कहते हैं कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस वंश को नाश करेंगे और क्या करेंगे, एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे जब तक वो मगध में कदम नहीं रखेंगे। तभी क्या होता है,
जो धनानंद जो होता है अंतिम शासक बनता है, चंद्रगुप्त द्वारा इसे हराया जाता है और वहां पे एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। तो हम ये सारी चीजें मौर्य वंश के जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका नागदशक था। उसके बाद हम नंद वंश के अंतिम शासक की बात कर रहे हैं, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसे क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, धनानंद की बात हो रही है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, हराया था और मगध पर क्या किया था? नए साम्राज्य यानी नए वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें ध्यान रखेंगे। आगे हम कुछ चीजें सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर का नाम आया है और सिकंदर किसका समकालीन था? तो धनानंद का समकालीन था। ठीक है, सिकंदर का ये याद रखेंगे, सिकंदर इसका समकालीन था और सिकंदर से भी कुछ 4-5 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट, इसके बहुत शॉर्ट चीजें पूछी जाती हैं। जितनी चीजें पूछी जाती हैं वो सारी इस चीज में हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम सिकंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सिकंदर क्या था? तो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक था। और इसका जो था, जो शासक जब वो बना था मकदूनिया का, तो कौन सी सन में बना था? तो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक सिकंदर बना था। ठीक है, आगे चलेंगे हम। ये क्या था? राजा फिलिप का पुत्र था। ठीक है, फिलिप का पुत्र था और ये क्या था? अरस्तु का शिष्य था। याद रखेंगे, देखिए कुछ चीजें हैं जो सीधे सीधे पूछी जाती हैं। मकदूनिया का सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। उसके बाद ये किसका पुत्र था? तो फिलिप का पुत्र था। उससे पूछा जाता है ये किसका शिष्य था? तो याद रखेंगे अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, तो अरस्तु जो आपका दार्शनिक थे, तो अरस्तु का ये क्या था? शिष्य था। ठीक है, आगे हम जानेंगे सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति आपने सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर जो था वो क्या था? सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति था। ठीक है, आगे हम देखेंगे जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। आगे चलेंगे हम, सिकंदर जो था वो पंजाब का शासक था। पंजाब का जो शासक था पोरस, याद रखेंगे सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस का युद्ध हुआ था। तो सिकंदर से और पोरस, पंजाब का जो शासक था पोरस के बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है, जिसको क्या कहते हैं? पोरस का युद्ध भी कहते हैं। और साथ ही साथ तो हुआ कब था? पहले हम ये जान लेंगे, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे किस नाम से और जानते हैं? तो उसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से, याद रखेंगे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से, या फिर आपको एक और नाम मिलता है वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाइडेस्पीज के युद्ध या वितस्ता की युद्ध के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पोरस का युद्ध। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर जो होता है स्थल मार्ग से जब वो बाहर लौट रहा होगा, तो वो किस मार्ग से लौटेगा? तो स्थल मार्ग से, नदी से के मार्ग से जाने के लिए इसकी सेना क्या कर देती है? मना कर देती है, व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर देती है। ठीक है, उस चीज को हम इस पे नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना हम जान लेते हैं कि सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट रहा था। ठीक है, तो सिकंदर की जो मृत्यु होती है वो कहाँ हो जाती है? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 4-5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो बेबीलोन में हुई है। कब हुई है? 323 ईसा पूर्व में। अगर प्रमुख युद्ध की बारे में बात करें तो 326 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा ये गिनती आपकी उल्टी चलती है। 323 में इनकी मृत्यु होगी, 326 में इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे जल सेनापति। तो थल सेनापति हमने देख लिया था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है हेलेना, तो हेलेना की क्या होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से शादी होती है। आपको याद, ये चीज जब उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर वो किसका था? सेनापति। तो सिकंदर का सेनापति था। और जल सेनापति कौन था? तो जल सेनापति कौन हो जाएगा? निरियाकस था। ठीक है, तो 33 वर्ष की उम्र में क्या होता है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।